सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जो कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दी और सरहदी तनाव की वजह से वफाक KP में गवर्नर राज पर संजीदगी से गौर कर रहा है, जबकि मौजूदा गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तब्दीली भी ज़ेर बहस है। ज़राए के मुताबिक नए गवर्नर के लिए 3 सियासी शख्सियात और 2 साबिक फ़ौजी अफसरान के नामों पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब NFC इसका एक बार फिर जिक्र छिड़ चुका है और इजलास के हवाले से भी खबरें गर्दिश में हैं। इस इजलास में शिरकत के हवाले से वज़ीर आला KP ने वाज़ेह किया है कि सूबा अपने हुकूक के लिए भरपूर मुकदमा लड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम और NFC में रद्दोबदल को आग से खेलने के मुतरादिफ करार दे रहा हूँ। अब जो सारी सूरत हाल बन रही है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तैयारी, क्या वाकई वहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है, ज़रूरत है, और क्या ऐसे मामलात से इस्तेकाम आएगा या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखेंगे कि बढ़ जाएगी। सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट नादिया मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ वहाँ पर क्या है? अभी जो पहले तो नए वज़ीर आला आए, वो सारा प्रोसेस हमने देखा, उसके बाद फिर अब गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, बल्कि अब तो कहा जा रहा है कि तैयारियां पकड़ी जा रही हैं। आप समझते हैं कि ये वाकई मुल्की मफाद में है, या इससे एक तो रिफ्ट बढ़ेगी और उसके नताइज ये होंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और हमें पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी मईशत, आपकी जो बाकी सिक्योरिटी के मामला हैं वो सब जुड़े हुए हैं। तो ये आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है? ये क्या होने जा रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। अगर आप ऑब्जेक्टिवली बात करें तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा तो इतना मुझे इस सारे मामले के अंदर ज़्यादा इन टारगेट नज़र नहीं आता। जो मामलात हो रहे हैं वो ज़्यादातर मरकज़ के मामलात ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। शायद उस मामलात से जो है वो डाइवर्जन एक लिहाज से की जा रही है। जिस तरीके से हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अपने मसाइल चल रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है कि पीपल्स पार्टी, PMLN और मरकज़ वो कैसे जो है रिस्पॉन्स करता है। तो उसके बाद ही गवर्नर की तब्दीली के हवाले से जो है बात हो सकती है, या गवर्नर राज के हवाले से बात हो सकती है। गवर्नर की तब्दीली शायद अगर हो सकती है तो ठीक है, वरना गवर्नर राज लगाने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए। वो कौन लगाएगा? क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी गवर्नर राज लगाने में? मेरे ख्याल में नहीं दे रही, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का आपने स्टेटमेंट सुन लिया। अकील अब्बास साहब अब किस बलबूते के ऊपर कह रहे हैं? क्या वो लाइन ऑर्डर की वजह से यहाँ पे लगाना चाहते हैं, या वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं? क्या वो असेंबली को जो वाइंड अप करने का प्लान करेंगे? कौन उनको ऑर्डर करेगा? देखिए, 2 ऑप्शंस है, या तो गवर्नर के पास जो है वो रिकमेंडेशन दो, या फिर सदर पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड करेगा कि क्यों लगाना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज। अब गवर्नर राज के लिए अवामी नेशनल पार्टी के एक अमीर अदर खान का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा जी मुझे तो इस हवाले से पता ही नहीं, ना मुझे गवर्नर बनाया जा रहा है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने इसको डिनाई किया। खुद कुंडी साहब से कल मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हाँ जब तब्दील करने लगे गवर्नर तो कर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, PMLN और जो मरकज़ है ये बड़ा अहम है। उसमें आप जो नोटिफिकेशन की डिले की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जी। इसके अलावा अगर आप देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सियासत हो रही है वो मरकज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तो उसकी थ्योरी ये भी है कि तमाम तर मामलात से तवज्जो हटाने के लिए भी ये डाइवर्जन क्रिएट की जा रही है। अगर आप इंटरनली गवर्नमेंट की बात करें, KP की तो बड़ी मुतमईन है, वो तो तैयारी कर रहे हैं NFC में जाके 4 दिसंबर को अपना केस पेश करने के लिए। नेट हाइडर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो डिविजिबल पूल की बात कर रहे हैं, वो सूबे से जो है वो अपने PSTP की बात करेंगे, फाटा के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे नहीं समझ पड़ रही कि आया किस बलबूते के ऊपर जो है वो गवर्नर राज लगाया जाएगा। ओवरऑल बिल्कुल लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम है, यहाँ इशूज है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इशू हैं, लेकिन क्या सियासी जमातें एक बार फिर
वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो बात करते रहे, क्या उसके ऊपर जाएंगे या वो अपनी ही की हुई अमेंडमेंट जो 18वीं अमेंडमेंट है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? फिर तो आप कल बात करेंगे कि हम फाटा का मर्जर भी खत्म करना चाहते हैं, उसे दोबारा वफाक के अंडर दे देंगे, जैसे कि 28वीं तरमीम के अंदर ये प्रेडिक्शन की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो आखिरी बात पूछी कि क्या होगा, मेरे ख्याल में इंतहाई जो है वो स्टेबिलिटी डिस्टेबिलिटी का शिकार होगा सूबा। पहले ही मरकज और जो वफाक है सॉरी खैबर पख्तूनख्वा है, उनके आपस के जो क्लैशेस हैं उसकी वजह से दहशतगर्दों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आपके बॉर्डरिंग ज़िले हैं उसके अंदर बाकायदा वो उनकी हुकूमत चल रही है। कल रात भी उन्होंने बनू में एक बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन मकामी तौर पर लोगों ने मिल के उस हमले को जो है वो काउंटर किया, बल्कि 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके पुलिस के भी हवाले किया। तो मैं समझता हूँ कि अब मजीद जो है वो सूबे को जो है वो लाइन ऑर्डर के प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट नहीं करने चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, बेशक सियासी इख्तिलाफात होंगे, वो आपस में इनको बैठ के जो है बातचीत के जरिए से हल करने चाहिए। और आखिरी चीज ये मुझे लगता है कि बातचीत वाले मामला भी शायद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनसाइड जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो ये समझ रही है कि जल्द शायद उनका पैचअप भी होने वाला है हुकूमत के साथ। अच्छा नादिया, ये एक तो जो वज़रा हैं उसके जब से ये नंबर्स कुछ पूरे हुए हैं, लग ऐसे रहा है कि वाकई अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाकर तो कुछ सोलो फ्लाइट की तैयारियां पकड़े हैं। एनएफसी के हवाले से बिलावल भुट्टो का एकदम से बयान आना, फिर उसके बाद गवर्नर को हटाने की बात आना और अपना गवर्नर लाने की बात आना, और फिर गवर्नर रूल के हवाले से भी बातें देख रहे हैं हम। 27th अमेंडमेंट हो, उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद अब ये गवर्नर राज, ये कह देना कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। फिर उसके बाद मियाँ साहब का भी एकदम से आना, वो भी बड़ी टाइमिंग सबने नोट की कि किस टाइम पे आके वो बात कर रहे हैं। आपको सारी खिचड़ी क्या पकती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें से ये जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं ये आपको लगता है कि मुल्क की मफाद में हो रहे हैं? थैंक यू वेरी मच आमना, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, क्या खिचड़ी। तो जो कल जराए से खबरें चलती रही ना गवर्नर राज की, वो भी एक खिचड़ी ही थी। एक तीर से कई शिकार हुए हैं, मैं सारे शिकारों का जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नर राज सुबह में नहीं लग रहा, फिलहाल तो नहीं लग रहा। ऐसा क्या हुआ है अचानक? आप मुझे बताएं कि पिछले 2 दिन में या कल या परसों क्या ऐसा अचानक हुआ कि हम गवर्नर राज की बातें होने लग गई। तो और फिर आप ये देखिए कि सारा दिन जो खबरें चलती रही तमाम चैनल्स पर, वो जराए से चलती रही। किसी हुकूमती शख्सियत ने आके ये बात नहीं की, किसी इंटीरियर मिनिस्टर ने आके ये बात नहीं की, किसी हुकूमती वुज़रा ने आके ये बात नहीं की। हाँ, रात गए जब एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने कहा कि जी हुकूमत इस पे गौर व खौज कर रही है, अगर हुकूमत गौर व खौज कर रही है तो हुकूमत ये बात मीडिया को बता देती। सिर्फ जराए से खबरें चलती रही। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रेलर था और किसी को डराना मकसूद था, किसी को बताना मकसूद था कि हम ये भी कर सकते हैं। एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, तो आपको याद होगा कि जब सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला बनने की बात हो रही थी तो उस वक्त यही फैसल करीम कुंडी थे जो कि इस्तीफा देने एक्सेप्ट करने से पहले मुझे नहीं मिला, बाद में स्कूटी होगी, बुलाऊंगा, ये सारा होगा। और उनकी तमाम तरह एक्टिविटीज इस्लामाबाद में थी, जरदारी साहब से वो मुलाकात करते रहे। तो पीपल्स पार्टी इस बारे में बड़ी क्लियर थी कि हमने गवर्नर राज की हिमायत नहीं करनी। जब फैसल करीम कुंडी साहब को प्रेसिडेंट हाउस से मुकम्मल तौर पे मायूसी हुई और कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो फिर उनको इस्तीफा मिल भी गया और वो इस्तीफा कबूल भी हो गया और जो सोहेल आफरीदी थे वो वजीर आला बन भी गए। अब आप बात कर रही है 28th अमेंडमेंट की और उसमें पीपल्स पार्टी की और एनएफसी अवार्ड की। नंबर गेम की जो आपने बात की है ना आमना, तो नंबर गेम यहाँ तक तो ठीक है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हो गई है, माइनस पीपल्स पार्टी यानी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। लेकिन किसी भी तरमीम को मंजूर करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। तो जब आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी तो फिर आपको पीपल्स पार्टी का सहारा चाहिए होगा। अनलेस एंड अनटिल 28th अमेंडमेंट क्या है? 28th अमेंडमेंट में एनएफसी अवार्ड का शेयर कट करने वाली बात, यानी जो आइन में लिखा है कि ये शेयर जो है वो बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता, उस शेयर की तब्दीली। उसमें आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई भी इसको सपोर्ट करती थी कि 18वीं तरमीम ने वफाक को कमजोर किया है। क्या अब सवाल यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प उठेगा कि क्या इन इश्यूज पर मजीद सूबों की बात पीटीआई इसको डिनाई नहीं करती, वो कहती है जी मजीद सूबे बनाए। बल्दियाती इंतखाबात, वो कहते हैं जी बल्दियाती इंतखाबात का जो है कि उसको आप मैंडेटरी कर दें जिस तरह से जनरल। तो मुझे मतलब लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट, पीपल्स पार्टी जो चीजें एक्सपेक्टेड है 28th अमेंडमेंट की वो सारी पीटीआई पार्टी है। जी जी एग्जैक्टली वो अपनी जगह है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर पीटीआई के वो लोग जो कि अब आजाद हैं, वो अगर 28th अमेंडमेंट में
हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। मगर मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिंध इस वक्त कंपैरेटिवली पॉलिटिकली एक स्टेबल सूबा है। एक उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना किसी भी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, एक सेन एक्ट नहीं होगा। आपको नेहरू वाले इशू पे याद था ना, सिंध में क्या हुआ था? पूरा सिंध बंद था, पूरे रास्ते चौक थे, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो नहीं हो पा रही थी। एक बहुत बड़ा क्योस हुआ था जिसपे आपको बैकफुट पे आना पड़ा और आपको वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। वापस वो कहते हैं हमने पोस्टपोन किया है तो लेट्स सी, हम उसको पोस्टपोन ही मान लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एनएसपी अवार्ड की जो बात है वो अनलेस एंड अनटिल पीपीएस पे मान जाए, ये सब इतना आसान नहीं होगा। शाह साहब ऐड कर लें आप कुछ? जी आमना, मेरे ख्याल में एक चीज बड़ी आम है, कल ख्वाजा आसिफ साहब को एक स्टेटमेंट देनी पड़ी बिल्कुल कि हम जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के जो सरबराह है उनका ऑर्डर इन प्रोसेस है और वो आगे जा रहा है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो इशू हो जाएगा। उनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे ख्याल में देखिए, चाहे वो आपकी सियासी जमातें हैं, PMLN है या पीपल्स पार्टी है, वो भी इस वक्त मैक्सिमम वसूली के मूड में। जैसे कि नादिया ने कहा कि वो तमाम शिकारों की बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं कर देता हूँ कि एक तीर से मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट ने भी बहुत सारे शिकार करने की कोशिश की और जो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो अपने अपने शिकार कर रही है। देखिए आईनी ओहदे इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है और मेरे ख्याल में वो शायद इसीलिए आंखें दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि आपकी तहरीक इंसाफ जो है, जो काम अली अमीन गंडापुर साहब नहीं कर सके पिछले 2 सालों में, वो आपके सोहेल अफरीदी साहब ने कर लिया है। इस्लामाबाद और दूसरी जगहों में शायद एक ये तासुर दिया जाता है कि वो बड़े वाइब्रेंट हैं, बड़ी वो जो है तलवार लेके निकलेंगे, वो सर कलम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा जो जरगा कराया गया, जरगे के अंदर वो तमाम बातें जो कि चाहिए इस मुल्क के लिए और इस सूबे के अंदर वो मंजूर हुई। उसके बाद उसको कैबिनेट ने मंजूर किया और वो जाएंगी अब सेंट्रल जो CCC कमेटी है उसके अंदर या आपकी जो एपेक्स कमेटी है उसके अंदर। तो आपने उसमें टारगेटेड ऑपरेशन को मनवा लिया तमाम लोगों से, अपनी पार्टी से भी, कैबिनेट से भी मंजूर किया और ये हमारी शायद आर्म फोर्सेस भी चाहती हैं, ये हमारी मरकजी हुकूमत भी चाहती है। फिर आप देखें बयानबाजी जो इस वक्त हो रही है, मेरे ख्याल में उसको एक साइड पे रखे। ये तमाम पॉलिटिकल जिमिक्स चलते रहते हैं। उसकी वजह क्या है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल अशराफिया है वो भी किसी लिहाज से हुकूमत छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है। हाँ, लेन देन का मामला है कि 28 अमेंडमेंट से पहले ये लोग क्या देंगे और इनको एस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहिए, ये मेरे ख्याल में एक अहम इशू है जो इस वक्त मरकज और सूबे को मिला के एक जो खिचड़ी की बात आपने की ना, शायद ये खिचड़ी है जो मेरी नजर में, बाकी हो सकता है कि इससे नादिया बेहतर बता सके, शी सिटिंग इन इस्लामाबाद। आमना जी मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो शिराजी साहब ने बात की है ना सोहेल आफरीदी की, ये बिल्कुल सही बात की है। जो एक परसेप्शन बना हुआ था ना सोहेल आफरीदी का, बड़े अग्रेसिव है और पता नहीं आएंगे तो क्या कर देंगे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप देखें कि वहां पर उन्होंने जिरगा बुलाया, फिर उन्होंने एक APC बुलाई, APC में तमाम जमातें आई, फैसल करीम कुंडी साहब आए, अमीर मुकाम साहब आए, दीगर तमाम शख्सियात आई, मुतफ़िक़ा तौर पर उन्होंने करारदाद मंजूर करी। ये एक उनका एक बड़ा अच्छा अमल। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद आए तो उन्होंने कोई चढ़ाई नहीं की, उन्होंने अडियाला के बाहर आके उन्होंने एक धरना दिया। अच्छा, सहाफियों से मुलाकातें की, बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर उन्होंने सहाफियों से मुलाकातें की, एंकर पर्सन से मुलाकात की। मुझे भी बुलाया था लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं इमरजेंसी में चली गई, मैं उसमें पहुंच नहीं सकी। लेकिन ये जो वो तमाम चीजें कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है ये बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। वो बार वो कुछ नहीं कह रहे कि हमने जो है वो धरना देना है या हमने हल्ला बोल देना है, वो सहाफियों से पूछ रहे हैं आप बताएं हम क्या करें, आप बताएं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हमने आईनी रास्ते अपना लिए, हमने कानूनी रास्ते अपना लिए, हमने सारा कुछ कर लिया। तो मेरा और फिर APC में जाने की उन्होंने बात कर दी है, जो सॉरी APC कह रही हूँ, NFC वाली जो 4 दिसंबर को मीटिंग है। तो मेरा ख्याल है कि सोहेल आफरीदी का जैसा एक इंप्रेशन था, जो परसेप्शन था, उससे वो कतई मुख्तलिफ और कतई बहुत बेहतर अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच नादिया एंड ज़ाहिर साहब, आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड एक खबर, उस पर हम डिस्कस करें। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से। अमेरिका का जो भारी टैरिफ हैं उसने एक बार फिर शदीद झटका दिया है। ट्रंप दौर में लगाया गया 29% टैरिफ सिफारती कोशिशों से कम तो हुआ लेकिन अब भी 19% पर मौजूद है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि $490 मिलियन यानी 1 खरब 38 अरब 43 करोड़ रुपए तक सालाना नुकसान हो सकता है। ये रिपोर्ट जो फाइंडिंग्स हैं ये ट्रेडिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट है और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री की जानिब से ये रिपोर्ट जो अब शाया हुई है, जिससे हम देख रहे हैं कि सनतों से हज़ारों अफराद की छांटी हो सकती है। टेक्सटाइल और मलबूसात की लागत में 18% इजाफा पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट में गैर मुसाबकती बना रहा है। माहिरीन इस हवाले से खबरदार करें कि बरामदात में 20 to 30% तक कमी मुमकिन है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जिससे ज़र मुबादला और करंट अकाउंट दोनों दबाव में आ सकेंगे। अब इसको कैसे फिक्स करना है, क्या क्या वजूहात हैं, चैलेंजेस इस पर बात करने के लिए चौधरी अकमल साहब ने, इकोनॉमी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी जो रिपोर्ट के मुताबिक यूएस टैरिफ का खास तौर पर जिक्र आया है कि लैंडेड कॉस्ट जो है वो 18% तक इसमें इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें 20 to 30% तक कमी वाक़ होने के हवाले से कहा जा रहा है कि यूएस टैरिफ जो है वो इसकी वजह बन रही है। आप समझते हैं कि सिर्फ यही वजह है, या पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री, उसके लिए भी इंटरनल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बनाया गया कि हम उसको डाइवर्सिफाई कर सके उस मार्केट को, जिसकी वजह से भी शायद ये 20 to 30% हमारे सामने कट आ रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मसला ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए ना, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ा मतलब लेस परफॉर्म कर रही हैं। जो हमारी पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पूरे साल की 20 इसी 4 महीनों में तकरीबन अभी तक जुलाई से लेके और ये अक्टूबर सितंबर है तो 10.85 बिलियन डॉलर की थी, और इस मरतबा वो कम होकर 10.44 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है। एज फार एज टेक्सटाइल सेक्टर इज कंसर्न, नो डाउट कि उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल जो है वो कॉटन हमें अवेलेबल नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्शन जो है कॉटन के हवाले से वो कम होती जा रही है। 2023 में जो है वो तकरीबन 8.34 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई थी, जो कि 2024 में कम होकर 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गई, और अब 2025 का जो आज़ाद ज़राए के 2025-26 का जो तखमीना है वो तकरीबन 5.3 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गया। तो कॉटन की प्रोडक्शन जो है ना वो हमारे यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो सफ़र करेंगी। अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कहूँ मैं तो उसमें डैमेज नहीं हुआ है। अभी तक तकरीबन लास्ट ईयर हमारी जो टोटल 17.8 बिलियन डॉलर की थी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, और अभी अगर मैं बात करूँ 6 महीने की तो 6.39 बिलियन की हमारी जो है वो 4% इंक्रीज के साथ है एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की, जो सिर्फ अगर मैं बात करूं। लेकिन आने वाले दिनों में हमें कॉटन की प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से अमेरिका का ये जो टैरिफ है, जाहिर है इसने सारे ममालिक को जो है वो मुतासिर किया है, और हमारे जो सबसे ज्यादा कंपेटिटर इस वक्त है बांग्लादेश है, उसका 20% टैरिफ है, वियतनाम 20% टैरिफ है। तो आने वाले दिनों में हमें इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है, और उसकी वजह यही है कि हम लोग वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन से मीन्स ये है कि अभी इस वक्त हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं सिर्फ वही सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। वहाँ पे पंजाब साइड के ऊपर उन्होंने फार्म्स वगैरह लिए, वहाँ पे खुद वो लोग कॉटन ग्रो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉटन को प्रोसेस भी वो लोग अपने कारखानों में खुद करवा रहे हैं, उसके बाद धागा बना के और उसके बाद फिनिश गुड यानी जो भी उससे प्रोडक्ट्स बननी है, पैंटें, बेडशीटें, जो भी प्रोडक्ट बननी है तो उसको खुद वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े जो 4-5 ग्रुप्स हैं टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स, वो तो इन हालात में सरवाइव कर पा रहे हैं और डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल साइज और जो मिड साइज जो इन्वेस्टर है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो इन हालात में नहीं इसको जो है ना वो कम्पीट कर पा रहा है। अगर गवर्नमेंट उनको इस तरह की हम देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको प्रमोट नहीं करती, जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर किस हद तक आ सकता है? क्योंकि अगर $490 मिलियन का ये एनुअली कह रहे हैं कि लॉस हो सकता है अगर इसी तरह मामला चलते रहे, तो ये किस हद तक हमारी जीडीपी को अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि तकरीबन $500 मिलियन के लगभग तो हमारी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम होंगी। तो ये तो सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी में सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होती, उसमें जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी काउंट होती है, और कॉटन की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है। तो इससे ना सिर्फ ये कि हमारी जो है वो जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है उसमें भी मसाइल पैदा होंगे, बेरोजगारी होगी, छोटा काश्तकार जो है वो परेशान है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल
लोग छोटे हैं वो लोग भी ज़्यादा इसी हवाले से परेशान हैं। तो उसमें फ़ौरन हमें अपनी तरजीहात जो है वो बदलनी चाहिए। हुकूमत को जो है वो ख़ास तौर पे फोकस करना चाहिए बैकवर्ड एग्रीकल्चर से, कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। टैक्सेस के इतने ज़्यादा रेट्स हमारे यहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। इंटरेस्ट रेट है वो, मतलब अगर किसी ने नई मशीनरी लेनी है या उसको फाइनेंस करना है तो अब 11-12% का जो है वो टैक्स रेट है, तो सॉरी इंटरेस्ट रेट है। तो अब उसके ऊपर वो कहाँ से वो उस इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कवर करेगा, इतनी हैवी टैक्सेशन को पे करेगा। फिर उसके बाद उसको लेबर की कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा पड़ रही है। तो देयर आर ह्यूज चैलेंजेस टू एक्सपोर्ट्स। वन लाइनर में मुख्तसरन आपसे जाऊंगी, इंडस्ट्रीज क्या करें ऐसा ताकि वो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें इस सारे मामलात से, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी तौर पर? देखिए, इंडस्ट्री को एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा, यानी उन्हें जो है वो अपनी अगर compete करना है तो कॉस्ट अपनी कम करनी है और उसके लिए उन्हें जो है ना वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना होगी और कोशिश यही करनी होगी कि लेबर कॉस्ट या एनर्जी कॉस्ट कम हो और उसके लिए अगेन जितनी भी एफिशिएंट मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है वो करेंगे तो जो है वो उससे हमारी थोड़ी बहुत जो इसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और पॉलिसी चेंजेस के बगैर ये चीज़ मुमकिन नजर नहीं आती। थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद थे। जो अभी स्ट्रेटजीज जो हैं उसको अपनाया जाना चाहिए, जो उस हवाले से आपने बात की। कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक अहम और बड़े फैसले के हवाले से जिसमें तलाक के तरीक़ाकार और इसके मौसर होने की नई तशरीह की गई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 के तहत दी जाने वाली किसी भी किस्म की तलाक उस वक्त तक मौसर नहीं हो सकती जब तक 90 दिन की मुद्दत मुकम्मल ना हो जाए। अदालत ने यह भी करार दिया कि अगर खावंद ने बीवी को बिला शर्त हक के तलाक तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का पूरा हक भी हासिल है। केस में फरीकैन की शादी 2016 में हुई और बीवी ने 3 जुलाई 2023 को दफ़ा 7(1) के तहत तलाक का नोटिस दिया, लेकिन 90 दिन मुकम्मल होने से पहले ही 10 अगस्त 2023 को कार्रवाई वापस ले ली, जिसे यूनियन काउंसिल ने दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और अब मामलात हैं वो किस जानिब जाएंगे, इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने, चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। इनकी लीगल एक्सपर्टीज इस पर जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो अमरीन। ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी करार दिया अंडर सेक्शन 7 हम देख रहे हैं कि आपकी जो तलाक है बशमूल तलाक बिद्दत यानी इंस्टेंट डिवोर्स, इसको अब कहा गया कि ये फौरी तौर पर मौसर नहीं होगी, 90 डेज में इसको कहा जा रहा है कि रिवोक किया जा सकता है यानी मनसूख किया जा सकता है। लीगली इसके इस रूलिंग के आने के बाद क्या असरात पड़ेंगे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान से बाहर जो हम देख रहे हैं कि फौरी तौर पर जो तलाक दी जाती है उस पर? ऐसी सूरत में बीवी के पास ऐसे कौन से कानूनी ज़राए होंगे कि वो इसको चैलेंज कर सके? फिर देखिए जी, पहली चीज़ मैं थोड़ा सा सेक्शन 7 ऑफ MFLO पढ़ लूँ। वो बड़ा क्लियरली कहता है, जिसके बेसिस पे ये बनाया गया है, ये डिसीजन आई है। वो ये कहता है कि किसी भी किस्म की तलाक हो, किसी भी तरीके से भी दी हो, व्हाटसोएवर इस्तेमाल किया है, आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि आपने उसको एक नोटिस ऑफ अनाउंसमेंट देना है और उसके बाद 3 नोटिस जो हैं वो यूनियन काउंसिल से आते हैं। सो ये आपका लॉ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना इज़ अनदर थिंग। आपके पाकिस्तान में अगर आप देखें तो डिवोर्स रेट बहुत हाई नज़र आ रहा है पिछले 5-6 सालों में, और उसकी एक ये भी रीज़न है कि आप बिल्कुल ही प्रोसीजरली जो यूनियन काउंसिल जैसे काम कर रही है और किस तरीके से उनको बताया गया प्रोसीजर का, वो दे आर रियली ओवरराइडिंग द प्रिंसिपल्स। और इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस टाइप की जजमेंट आए जहाँ पे डिटेल में लिखा जाए और बताया जाए कि प्रोसीजर क्या है। हाईलाइट इस चीज़ को करना है 90 डेज़ के आपके पास टाइम है। कोई ये नहीं हो सकता अब कि आप कोई वकील के थ्रू
थ्रू लीगल नोटिस भेज दें और कहें तलाक तलाक तलाक, तो जी वो तलाक मानी जाए। अभी एक प्रोसीजर है, आपने उसको फॉलो करना है। 90 डेज हैं आपके पास कि आप रिकंसाइल कर लें, आप आपस में बातचीत कर लें। 90 डेज के बाद औरत को हक है, और ये एक लीगल उसका राइट है कि वो सेपरेटली रह सकती है, मगर उससे पहले ये नहीं हो सकता। और सिमिलरली आदमियों को भी ये देखना चाहिए कि ये जो गुस्से में आके ये कर देते हैं, और बीवी और बच्चों को, और बच्चों को कि लिटरली उनको घर से निकाल देते हैं, ऐसा अब नहीं हो। बिल्कुल ठीक। और अब जो एक और चीज़ है जिसमें अदालत ने कहा है इस ऑर्डर में कि जिस बीवी को डिवोर्स का मनकूला राइट मिला हो उसके पास सेम पावर्स होंगी अपने शौहर की तरह। तो ये कहिएगा प्रैक्टिकली ख़वातीन को अपने निकाह नामे में आप क्या समझती हैं कौन सी ऐसी मखसूस क्लॉजेज रखनी चाहिए या सेफ गार्ड्स रखने चाहिए ताकि ये राइट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल भी हों, क्लियर भी हों, और इसमें ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो आप क्या देखती हैं जब ख़वातीन उन राइट्स को जो उनको डेलीगेट किए जाते हैं अगर वो यूज़ करने लगती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि किस किस्म के ऑब्स्टेकल्स उनको फेस करने पड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले बिफ़ोर आई गो टू के ख़वातीन के, मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें आपके प्रोग्राम के निस्बत से एज़ वेल कि यूनियन काउंसिल का ये बड़ा अहम किरदार प्ले करती है डिवोर्स डीड्स और जो डिवोर्स के सर्टिफिकेट्स लाने के लिए। यूनियन काउंसिल को ऐसा कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, और मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की बात नहीं कर रही, मैं छोटे डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रही। लाहौर में भी होता है, मगर हम लोग चेक ही नहीं कर रहे जो ऑफिसर्स जो उनके साथ जो लोग हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, थोड़े से पैसे में करके वो ये स्किप भी कर देते हैं। सो ये चीज़ें उनको ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है कि उनको बताओ कि भाई ये कानून है और इसके तहत जो है प्रोसेस होगा। सो एक तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये जो सवाल आप पूछ रही हैं कि निकाह नामे पे क्या चीज़ें, आई थिंक 3 फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए हर लड़की के निकाह नामे पे। 1, उसकी जो मंथली जो मेंटेनेंस है वो नानो नफ़का लड़की का वो डिसाइडेड होना चाहिए पहले। उसका जो हक महर है 5-5 हज़ार रुपये ना रखें प्लीज़, उसको एक प्रॉपर उसका हक महर होना चाहिए। और अगर हक महर नहीं देता तो उसको प्लीज़ डिफर्ड, या ये मत कहा करें कि हक महर मिल गया है। ये बहुत झूठ लिखा जाता है निकाहनामा पे कि कह देते हैं कि जी हमने 5 लाख दे दिया, 10 तोला दे दिया और 1 रुपया भी नहीं दिया होता। फिर हमें अदालत में ये इस्टेब्लिश करना कि जी हक महर नहीं मिला। खैर ये ऑफ द टॉपिक बात चली जाएगी। ये सोशल स्टिग्मास हम देख रहे हैं, इनको भी भी काम करने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल। सो ये जरूरत है। और डेलीगेटेड राइट टू डिवोर्स, जो है वो भी अब वो यही कह रहे हैं कि ये उसका प्रोसेस भी यही है कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है, अपना निकाहनामा अटैच करना है, जो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल है वहां पे आप लोग जाएंगे। उसके बाद 3 नोटिस जो है लड़के के घर जाते हैं, और उसके बाद फिर यूनियन काउंसिल से एक डिवोर्स सर्टिफिकेट आता है। जब वो आ जाता है डिवोर्स सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर नादरा जो है वो आपको इशू करती है, और इसमें भी 90 डेज हैं कि आप रिकंसाइल कर लें, आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लें अगर होने के लायक है। और अगर ये होने के लायक नहीं है तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी जजेस साहिबान से और बाकी लोगों से कि अनड्यू रिकंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन पे मत जाएं। लड़कियां ऐसी भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं, उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, और ये जो रिकंसिलिएशन और उसकी वजह से और उनको मेंटल टॉर्चर होता है। सो वी मस्ट सी कि बैलेंस हम करें कि किस टाइप का केसेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये जो आर्बिट्रेशन पे जो बात जा रही है वो ना हो। मुझे लगता है कि सिर्फ जजेस जो हैं उसको इस चीज़ को सॉर्ट आउट। और जो अभी आपने दूसरा तरीका बताया जिसमें ख़वातीन को अगर ये डेलीगेट किया जाए राइट टू डिवोर्स, तो ये फिर आप समझती हैं कि ये खुला से बेहतर तरीका है? जो हम देखते हैं कि वो एक प्रोसीजर जिस तरीके का उसके लिए जाना पड़ता है, ख़वातीन को उस चीज़ से गुजरना पड़ता है। एब्सोल्युटली, मेरे पास दोनों किस्म के केसेस आते हैं, और सबसे आसान ये है कि अगर आपके पास डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स हो, उसमें फिर आपको खुला के लिए अदालत में नहीं जाना पड़ता, आपको दूसरी पार्टी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये राइट आपको अल्लाह ने दिया है, ये राइट आपका कानूनी हक है। और अगर आप इस तरीके से जाती हैं तो अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो फिर आपको अदालतों में नहीं बैठना पड़ता और आर्बिट्रेशन की तरफ, जहाँ पे दोनों पार्टीज बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। स्पेशली मैं देखती हूँ
फ़िज़िकल वायलेंस और फिज़िकल अब्यूज़ के केसेस में कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये डेलीगेटेड राइट हो। अगर डेलीगेटेड राइट होता है तो फिर आप सीधा यूनियन काउंसिल जाते हैं। राइट, थैंक यू सो मच अमरीन। आपने इस हवाले से बात की, बड़ा अहम नुक्ता आपने इस पर रेज़ किया कि ये किस तरीके से खुला से डिफरेंट है और जो रूलिंग आई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम इस पर होप करते हैं कि जो इस पर इसकी इन्फोर्सबिलिटी है उस पर भी काम किया जाए। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे कराची से जो अफसोसनाक खबर सामने आई। माँ की दिहाइयों ने आसमान हिला दिया, लेकिन कराची के खुले मैन होल में गिरने वाले उसके लाल को फिर भी बचाया ना जा सका। 3 साला इब्राहिम गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब माँ बाप की आंखों के सामने खुले मैन होल में गिरा। मगर सितम देखिए कि इब्राहिम की लाश को ढूंढने में 14 घंटे लग गए, जो 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। नन्हे इब्राहिम की तरह निज़ाम के हाथों ये हलाकत पहली बार नहीं हुई। अगर हम 2023 की बात करते हैं, सिर्फ 8 माह में कराची में 68 अफराद मैन होल में गिरकर जाँ भाग हुए। 2024 में भी ये सिलसिला थमा नहीं। इब्राहिम की जान बचाई जा सकती थी अगर मैन होल पर ढक्कन होता, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बुलंदो बांग दावे किए थे कि उन्होंने गटर के ढक्कन बढ़ाने का प्लांट लगाकर फ़ी ढक्कन 800 से 900 रुपये बचाए हैं। मगर आज सवाल यह है कि क्या ये बचत इंसानी जानों के बदले की गई है? अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ इंतज़ामिया पर तनकीद है तो दूसरी तरफ इस जानिब से भी जवाब दिया जा रहा है। अगर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि क्या कराची में इंसान की ज़िंदगी एक गटर के ढक्कन से भी सस्ती हो चुकी है? इस बार क्या कानून के कटहरे में लाया जाएगा होगा जो ज़िम्मेदारान हैं, या वही वाला मामला होगा कि पहले की तरह जब हम रिपोर्ट्स इस बारे में आती हैं सामने, उस इंसिडेंट को हाईलाइट करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मुनम ज़फ़र साहब जमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच मुनम साहब। मुनम साहब, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि मेयर कराची कह रहे हैं मैं तो वहीं पे उसके बाद भी इंगेज रहा हूँ, सारे मामलात से इन्वेस्टिगेट भी करेंगे इस इशू को। और उन्होंने ये भी बात की है कि उन्होंने कितने जो ढक्कन हैं वो लगवाए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये वाक़या पेश आ रहा है तो इस पर सियासत आप लोग कर रहे हैं। 88,000 मैन होल्स वो लगा चुके हैं, गुज़श्ता साल की वो फिगर कोट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं और क्या ये वाकई सियासत हो रही है? ये जो इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, अब इस पर भी काम किया जाएगा। तमाम पार्टीज़ बैठेंगी, कुछ ना कुछ इसका लाया अमल निकाला जाए। अगर हुकूमती पार्टी काम नहीं करी तो अपोजिशन की पार्टीज़ पे भी सवालात उठते हैं कि वो इस सिलसिले में किस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या है और ज़ाहिर बात है इसका अंदाज़ा वो वालिदैन ही लगा सकते हैं कि जिनका लख्त जिगर, जिनका बच्चा जो है वो इस दुनिया से इस हाल में चला गया कि वो गटर में गिरा और 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली और उसकी लाश भी एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने उसको निकाल कर पुलिस के हवाले किया, वरना 112 ये रेस्क्यू टीमें और दीगर इदारे तो नाकाम हो चुके थे। 14 घंटे तक ये उस लाश को नहीं निकाल सके थे, उस डेड बॉडी को नहीं निकाल सकते थे कि जिसको बचाया जा सकता हो। बात देखें, सियासत की बात नहीं है कि सियासत की जा रही है। हकीकत ये है कि जब 21वीं सदी के अंदर लोग चांद पर जा रहे हैं, हमारे इस शहर के अंदर लोग अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं गटर में गिरने से। इस शहर के अंदर, मैं सिर्फ इस शहर यूनिवर्सिटी रोड की बात करूं, यूनिवर्सिटी रोड पे BRT बन रही है। 2 वाक़यात तो मैं खुद इस बात का शाहिद हूं कि जिसमें 2 नौजवान सिर्फ यहाँ बैरियर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा अगर यूनिवर्सिटी रोड किसी का जाना हो, यूनिवर्सिटी रोड एक गली का मंजर पेश कर रही है। कोई मुतमादिल लोगों के लिए नहीं है, कोई टर्निंग नहीं है, जो बैरियर्स लगे होते हैं, बैरियर से टकरा कर 2 नौजवानों की डेथ हो चुकी है, जो अपने घर कमाने के लिए निकले थे। एक फूड पांडा का काम करता था, एक और शख्स था। आप मुझे बताइए, लोगों की जानों की इतनी ये कदर है आपके नज़दीक कि आप लोगों को कम से कम इतना तो होना चाहिए ना। दुनिया भर में प्रोजेक्ट बनते हैं, कोई डेडलाइन होती है, कोई उसका मुतबादिल दिया जाता है, आपने कुछ नहीं किया। अब नीपा चौरंगी पे ये नाला, इस वाक़े के जो पॉइंट आउट वो कर रहे हैं, जिस जानिब पॉइंट कर रहे हैं फिंगर मेयर कराची, वो जमात इस्लामी की जानिब उंगली उठ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस वाक़े का जिम्मेदार जमात इस्लामी को कहूँ तो फिर लोग नाराज हो जाएंगे। वो इस जानिब क्यों नहीं? देखें, ये गैर जरूरी बात है ना। अब ये देखें, ये हम सियासत नहीं, हमारे यूसी चेयरमैन ने लेटर लिखा, 29 अक्टूबर को ये लेटर मौजूद है जिसमें ट्रांस कराची
जो काम कर रहा है BRT पे, उसके नाम लिखा गया, BRT रेड लाइन बन रही है कि ये मेन होल मौजूद हैं और एक नहीं है, यहाँ अच्छी खासी जगह पर जो है पानी खड़ा हुआ था और ये बारिशों से खड़ा हुआ है, कोई हादसा पेश आ सकता है, आप इसका जो है सद्देबाब करें। लेकिन एक महीना गुजर गया, 29 अक्टूबर से आज कल 30 नवंबर थी, 30 नवंबर को ये वाकया पेश आया। अगर फौरी तौर पे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने भी कहा ना कि मेन होल कवर देना, इसके हवाले से जो बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब बात कर रहे थे, ये तो जमात इस्लामी के टाउन्स ने 30,000 मेन होल कवर खुद बनाए हैं, हमने खुद बनाकर हमने लगवाए हैं। वरना तो देखें कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ये तो मेन होल कवर देने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्होंने कहा था पहले कि हम 75 हर यूनियन काउंसिल को देंगे। यूनियन काउंसिल के लोग मांगते रहे, किसी को 25 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 50 मिले, इससे ज्यादा मिले ही नहीं। तो आप मुझे बताइए कि 21वीं सदी में हम सफर कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम मौजूद हैं, लोग मेन होल कवर के अंदर गिर के मर रहे हो, कितने अफसोस की बात है। और इसके अंदर आप फिर मुर्द इल्जाम ठहराएं, ये मरकजी शारा है जो कराची KMC के अंडर में आती है, यहाँ BRT रेड लाइन बन रही है जो पिछले 6 साल से जिसपे काम जारी है और जो आइंदा 4 साल में भी मुकम्मल नहीं होगी। तो ये तो सूरत हाल है इस शहर की कि जिसके मेयर जो है वो काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। अब तो सवाल उठता है उन लोगों पर, उन फोर्सेस पर कि जिन्होंने इनको इस शहर पर मुसल्लत किया है, जिसके नतीजे में आज शहर इस तरह की सूरत हाल है शहर में। क्योंकि आप लोग भी अवामी नुमाइंदे हैं, आप लोग रिप्रेजेंट भी करते रहे माजी में भी, और ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ देखते हैं। जब हुकूमत काम ना कर रही हो तो लोग ऑपोजिशन की जानिब देखते हैं। सो ऑपोजिशन पार्टीज क्यों नहीं इस पर कर रहे हैं? देखिए आज भी प्रोटेस्ट करें, कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करें जिसकी वजह से हुकूमत। देखिए हमने आज भी सिटी काउंसिल में हमने एहतजाज किया है इस वाक़े पर। आपने देखा होगा सिटी काउंसिल पे हमने अपोजिशन ने एहतजाज किया है और हमने इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी दी है कि भाई हुकूमत जवाब देना इस पूरे वाक़े का कि जो वाक़या हुआ है। आज ही हमने एहतजाज किया है। अभी आप देखें 3 दिन पहले इसी शहर के अंदर एक कब्जे का वाक़या हो रहा था, मैं खुद वहाँ पहुँचा, हमारी टीम वहाँ पहुँची, घर पे कब्जा हो रहा था और वो किस बेस में हो रहा था? वो वकला की बेस में जो है काले कोट पहन के कुछ लोग आए जो वकला बरादरी को बदनाम कर रहे थे, घर पे कब्जा कर रहे थे, हम जाके खड़े हुए थे। तो जमात इस्लामी तो ऑन ग्राउंड मौजूद है। ये जो बच्चे का कत्ल ही हम कहेंगे, कत्ल ही हुआ है, इस बच्चे के कत्ल के लिए अब कानूनी कार्रवाई के लिए जमात इस्लामी लेगी जिम्मेदारी, ये जाएगी अदालत से। देखिए जी हम खड़े हैं और हम पूरी तरह इनको सपोर्ट करेंगे, कानूनी तौर पे सपोर्ट करेंगे। हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कल वहां मौजूद रहे, AC, DC, KMC, मुर्तज़ा वहाब साहब सबको फोन करते रहे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं किया। रात भर ये लोग गायब रहे, सुबह में ये लोग आए हैं। चलो हम फिर भी कहते हैं गनीमत है आप सुबह में तो आ गए, अगर आप नहीं आते तो हम क्या कर लेते। ये राब्ता करते रहे हमारे टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद साहब, वाइस चेयरमैन मौजूद थे, हमारे काउंसलर्स वहां मौजूद थे कि भाई खुदारा आप आइए, तशरीफ लाइए ताकि कम से कम कोई ऑपरेशन शुरू हो जिसके नतीजे में उसकी बॉडी निकल सके। वो तो 14 घंटे बाद बताइए बॉडी निकली है उसकी। तो हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कानूनी FIR के लिए कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे। ठीक, इंशाल्लाह कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और वालिदैन को सपोर्ट भी करेंगे इस काम के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच। मोनम जफर साहब इस पर भी हमारे साथ मौजूद थे और हम फैमिली के लिए, जो मुतासरा फैमिली, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको इंसाफ दे और उनको सब्र दे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।